हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और लॉकडाउन के चौथे चरण में बेशक यूं तो कई रूप में छूट मिल चुकी है, रियायतें मिली हैं, लेकिन शुरुआती दौर में जब हर चीज पर पाबंदी थी, खाने पीने के लिए सामान भी बाहर निकलने के लिए निकल करके आप नहीं ले पा रहे थे, बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन लॉकडाउन की उस दौर के अंदर सिरसा विधायक गोपाल कांडा और उनके अनुज की सेवा के सिरसा वासी आज भी कायल हैं। शुरुआती दिनों की बात करें तो उस समय जब पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ था और लोगों को घरों से निकलने पर मनाही थी, कामकाज ठप थे, तब सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सिरसा वासियों की खूब सेवा की। करीब 35 दिनों तक रात भर लगातार लंगर चलता रहा, दिन भर लगातार लोगों को खाना मुहैया होता रहा और इस दौरान इंसान के साथ साथ बेजुबानों का भी ख्याल रखा गया। इसी सेवा के कायल सिरसावासी आज सिरसा विधायक गोपाल कांडा की जमकर तारीफ कर रहे हैं और मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए सिरसा के हर वार्ड के लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं। विधायक गोपाल कांडा जी और उनके छोटे भाई गोविंद कांडा जी संकट की घड़ी में जो सराहनीय काम किया है। हमारे मोहल्ले के अंदर 250 पैकेट सुबह, 250 पैकेट शाम को गऊओं को हरा चारा, कुत्तों को बिस्कुट और बच्चों के लिए बिस्कुट की व्यवस्था की गई थी। जो संकट की घड़ी में जो हमारे विधायक साहब ने जो काम किया है, ऐसा कोई अंधता आज तक हुआ नहीं, न आगे होगा। हमारा विधायक जैसा कोई विधायक सिरसा पूरा हरियाणा के अंदर ही नहीं है। देखिए, ये हमारे वार्ड में नियर अबाउट 150 पैकेट डेली आता था कुटिया की तरफ से, और उसको हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे जहाँ पे लोग हकीकत में जो लेबर तबका था, घर में बैठा था, उनके घर जाके खुद देख के आते थे। ना कोई भीड़ करते थे, ना कोई और, घर जाके इज्जत मान से उनको देख के आते थे। हाँ, देखिए मैडम, चाहे कोई किसी पार्टी से जुड़ा हो, लेकिन जब भी कोई सिरसा पे या कहीं भी कोई ऐसी विपदा आती है तो कांडा बंधु तकरीबन हमेशा आगे रहते हैं। तो इसमें भी हमने यही देखा, कोविड-19 में भी तो इनका सहयोग पूरा रहा है। उन्होंने पहला कदम ऐसा उठाया जिसने कि तकरीबन प्रशासन की भी सिरदर्दी खत्म की। भी जो लंगर की सेवा थी, इतनी हो नहीं पा रही थी, उन्होंने अराउंड 25-27 हज़ार के करीब पैकेट डेली बनाए, तो उसमें से ही हमारा भी लंगर वार्ड का आता था। उस वजह से हमारे वार्ड में भी कोई। वहीं करनाल में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है और अलर्ट पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हालांकि 2 मामले सामने आने के बाद अब 50 तक पहुंच चुकी है। पहला मामला दयालपुरा गेट से सामने आया है, जहां एक 40 साल का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं एक महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। फिलहाल दोनों के इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। वहीं युवक के परिजनों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। उधर महिला के परिवार के सदस्यों के भी टेस्ट करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि करनाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50 तक पहुंच चुकी है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 27 है और अब तक 22 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, लेकिन इस दौरान एक शख्स की मौत हो चुकी है। दयालपुरा गेट का मामला है। यहाँ किराए के मकान पर रहते हैं, जो बंशीलाल नाम का है व्यक्ति जो पॉजिटिव पाया गया है। ये दिल्ली में ड्राइवर की नौकरी करता है। कल ये घर आने के लिए कह रहा, लेकिन इनके परिवारों ने कहा आप सीधे कल्पना चावला जाइए, टेस्ट कराइए। तो सीधे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज गए हैं, उन्होंने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव पाया गया। वहीं बराड़ा में भी कोरोना का अब एक नया मामला सामने आया है और कोरोना संक्रमण के इस नए मामले सामने आने के बाद अब बराड़ा के देहरा सलीमपुर गांव में पूरी तरीके से लोग सतर्क हैं। और दरअसल जानकारी फिलहाल जो मिल रही है उसके मुताबिक ये शख्स 23 साल का युवक है जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसे इलाज के लिए MM कोविड यूनिट मुलाना में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 22 मई को युवक अपने पिता के साथ मुंबई से लौटा था और 27 मई को बराड़ा CHC में इनका सैंपल लिया गया था, जिसके बाद युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है।
और इधर टोहाना में भी कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने आया है। दरअसल नए संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि पुराने मामलों को पहले टैकल करना है, लेकिन साथ ही साथ जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो अपने आप में चिंता बढ़ाते हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज दुष्कर्म मामले में हिसार जेल में है और पूरे मामले को लेकर के एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हिसार में दुष्कर्म का मामला दर्ज है। इसी को लेकर 27 मई को हिसार से महिला थाने टीम आरोपी को पकड़ने के लिए टोहाना आई थी, जिसके बाद आरोपी का टेस्ट करवाया गया। ये जो यहाँ इसको 27 तारीख को हिसार महिला पुलिस स्टेशन से पुलिस टीम आई थी, जो कि 376 का मुजरिम था। पुलिस स्टेशन सिटी टोहाना में हिसार पुलिस के मुलाजिमों ने अपना आमद और रवानगी करके और वहाँ मुलजिम को उसके घर से उन्होंने काबू करके और अपने साथ लेके गए थे। मुलजिम को काबू करने के बाद वो पुलिस स्टेशन सिटी में नहीं आए थे, यहाँ वो सीधे वहीं के वहीं से हिसार ले गए हैं और फर्दर वहाँ जाते हुए उन्होंने उनका जो टेस्ट वगैरह करवाया, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला पुलिस स्टेशन हिसार में वो 376 आईपीसी के मुकदमे में गिरफ्तार हुए। कंटेनमेंट जोन बनाए उनके घर, पूरे घर के एरिया। पारिवारिक हिस्ट्री भी जो डॉक्टर्स की टीम ने वहाँ पूरा नोट किया है और उनके परिवार के जितने मेंबर्स थे उनको करीब घंटा भर पहले उन्होंने एम्बुलेंस में जो है मेडिकल टेस्ट वगैरह के लिए लिया। और वहीं सोनीपत में कोरोना वायरस से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल इस महिला की मौत के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि 55 साल की महिला पिछले कुछ समय से टीबी की बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन 5 दिन पहले उसे सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद से उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। लेकिन शनिवार को भगत फूल सिंह महिला मेडिकल में महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि कल ही महिला की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मेडिकल में प्रेस प्रवक्ता डॉक्टर धीरज ने बताया कि कन्नौर के खेड़ी गुजर गांव की निवासी ओमवती कुछ समय से टीबी की बीमारी से जूझ रही थी। 28 मई को सोनीपत से रेफर होकर के वो खानपुर आई थी। पेशेंट थी, उसका नाम था ओमवती, खेड़ी विलेज से बिलोंग करती थी और पहले से हमारे यहाँ पर सीओपीडी के लिए ट्रीटमेंट दे रही थी पहले से। और ये 28 तारीख को सोनीपत से रेफर होकर आई थी। उस वक्त इसकी रेस्पिरेटरी कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसको तुरंत रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे रखा गया। उस वक्त कोई कोविड स्टेटस नहीं था उसका, तो उसको सस्पेक्टेड वाले सारी वाले जो वार्ड था उसमें फिर रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे रखा, उसको बाईपेड पे रखते हैं, उसके बाद में उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना। और फिर जो उसका रिपोर्ट हमने भेजी थी, जो कल इवनिंग में पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, तो उसको फिर कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि उसकी हालत जब आई थी तब से ही खराब थी और पहले से ये सीओपीडी की पेशेंट थी और रात को लगभग 2 बजे के करीब एक्सपायर। वहीं उकलाना में राज्य मंत्री अनूप धाना के निवास स्थान के बाहर पानी की परेशानी को लेकर के आम लोगों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। पानी की समस्या को लेकर पहुंचे लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने पहुंचे गांधी कॉलोनी और एफसी कॉलोनी के लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में भी वो पानी की भारी परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वहीं अनूप धानक ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा।
एक तो कोरोना महामारी का दौर और दूसरी तरफ भीषण गर्मी, और वहीं इस दौरान अगर पानी की किल्लत होने लगे और लोगों को घरों में पानी ना मिल पाए तो बेहद परेशानी बढ़ जाती है। और कुछ यही हाल झज्जर के उपमंडल बेरी के धौड़ गांव का है, जहां काफी समय से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को इस बारे में अवगत भी कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि बेरी के साथ लगती नहर से पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण पानी जलघर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। धरना दर रखे है और इसमें हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा। मीठा पानी पीने का नहीं है, तालाब में बिल्कुल सूखे पड़े हैं और हम प्रशासन द्वारा डालिए, जे दौर डालिए, एक्शन दौर डालिए और डीसी दौरे पहुंच गए, लेकिन हमारी कोई समस्या नहीं हो रही। हमें पानी पीने का चाहिए, नहीं अगर ये समस्या नहीं हुई तो हम अपना रोड जाम भी करेंगे। कई साल हो गए ढोड़गांव में पानी की बेसाब समस्या है। जो इंसान 200 रुपये दिहाड़ी मजदूरी कमाओ हो, कैसे का तीसरे दिन टैंकर कैसे गलवा होगा? गरीब आदमी की गुंजाइश नहीं है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबर भवानीखेड़ा से है, जहां पर आसमानी आफत वहां के किसानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर चुकी है। दरअसल ये बरसात कई इलाकों में राहत की खबर जरूर लेकर आई, मौसम सुहाना जरूर हो गया, गर्मी से राहत जरूर मिल गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनाज मंडी के अंदर रखी फसल किसानों की पानी में बह गई। भारी बारिश ने अनाज मंडी में खुले आसमान तले पड़ा अनाज को भिगो दिया, जिसके चलते अनाज मंडी में आढ़तियों को पानी से भीगे अनाज से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आढ़तियों की माने तो अनाज मंडी में अनाज के उठान की कोई सुविधा नहीं होने के कारण हर बार उन्हें बारिश से नुकसान का सामना करना पड़ता है। बारिश होने के बावजूद अनाज मंडी में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे मंडी में रखी फसल बर्बाद हो रही है। आढ़तियों का कहना है कि अगर समय रहते जरूरी कदम उठाए गए होते उनकी फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सकता था। कल मंडी में बरसात हुई थी, एक तो इसमें सीवर व्यवस्था ठप है। आज भी आप देख रहे हो पानी खड़ा है। दूसरी जो ये माल है ये लिफ्टिंग की वजह से रह गया है। ठेकेदार की कमजोरी, जिसको एक का तो 80% उसका फर्म का माल उठ गया, एक का 5 और 10% रह गया। इसके लिए कुछ आढ़तियों को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। देश में लॉकडाउन 5 का ऐलान और लगातार जिसको लेकर के संभावनाएं जताई जा रही थी। 1 जून से 30 जून तक एक बार फिर से लॉकडाउन अब हो चुका है। कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी रहेगी, यानी कि कंटेनमेंट जोन उसी तरीके से रहेंगे, पाबंदी वहां पर रहेगी। कंटेनमेंट जोन में चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे अब छूट मिलेगी देश में, लेकिन लॉकडाउन आगे बढ़ने जा रहा है और लॉकडाउन 5 का ऐलान यहां पर किया जा रहा है। 1 जून से 30 जून तक फिर से लॉकडाउन होगा, यानी कि लॉकडाउन 4 की इससे पहले तक हम बात कर रहे थे, अब उसकी अवधि खत्म हो रही है। तो ऐसे में लॉकडाउन 5 की संभावनाएं बेहद जोरों से उसमें चर्चाएं चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन 5 का ऐलान हो रहा है और साथ ही साथ उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनको पहले की तरह ही आगे बढ़ाया जा रहा है और कई ऐसे नियम हैं जो कि पहले की तरह ही आगे भी जारी रहेंगे। लेकिन 1 जून से लेकर के 30 जून तक ये लॉकडाउन यानी कि 5वां चरण जो है वो 1 जून से लेकर के 30 जून तक जारी रहेगा और कंटेनमेंट जोन को लेकर के चरणबद्ध तरीके से छूट मिलेगी, ये भी स्पष्ट किया गया। क्योंकि कई इलाकों के लोगों का ये कहना था कि आखिर लॉकडाउन से राहत कब मिलेगी, यानी कि लॉकडाउन हटेगा कब। तो ये उन लोगों के लिए भी खबर है जो ये चाहते थे कि लॉकडाउन हटे। तो यहां ये भी कहा जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन हो उन इलाकों में भी धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन के अंदर छूट मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में चरणबद्ध तरीके से राहत देने की बात फिलहाल की जा रही है। राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, लॉकडाउन 5 को लेकर के ऐलान और क्या महत्वपूर्ण फिलहाल जानकारियां मिल रही हैं या गाइडलाइंस अभी तक क्या आई हैं सामने? देखिए, गाइडलाइंस तो हैं वो अभी आएंगी, क्योंकि खुले तौर पर जो है आना है और आप जानते हैं कि 31 मई को इसकी अवधि खत्म हो रही है। तो ऐसे में अब ये 30 जून तक जो बढ़ाया गया है लॉकडाउन, उसको लेकर
जो सारा मामला है कुल मिलाकर यही है कि अब धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट भी कुछ हिदायतों के साथ खुले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्च के महीने के अंतिम सप्ताह के बाद से लगे लॉकडाउन के दौरान जो है काफी नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। अर्थव्यवस्था जो है ठप होने की स्थिति में है। तो ऐसे में ये जो लॉकडाउन अब बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ये है कि लोगों को जिस तरह से कोरोना की आप जानते हैं कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अब लॉकडाउन को हटाना पूरी तरह से वो ठीक नहीं है। और ये अब जो है इसमें जो लॉकडाउन 5 है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कंटोनमेंट जोन जो नहीं है वहां पर पूरी छूट रहेगी। गाइडलाइंस जैसा मैंने बताया कि अभी आना है, व्यावसायिक गतिविधियों में जो है छूट दे दी है। और जो तालाबंदी है बताया जा रहा है कि सीमित जगहों पर होगी। और ये जो स्कूल कॉलेज खोलने की बात है, इस पर राज्य सरकार की छूट दे दी है, क्योंकि पहले से ये बात चल रही थी कि राज्य सरकारों पर छोड़ा जाए कि क्या छूट दी जानी है और क्या रखना है। और 8 जून के बाद जो है धार्मिक स्थलों को भी खोले जाने की बात आ रही है सामने। होटल और रेस्टोरेंट का मैंने बताया था कि वो भी खोले जाना है, प्रस्तावित है। लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से कंटोनमेंट जोन में भी कुछ रियायत दी जाएगी, ढील दी जाएगी, तो 1 से 30 तारीख के बीच में ही मिलेगी या 30 के बाद ये कुछ ढील देगी? देखिए, कंटोनमेंट जो कंटेनमेंट जोन है उसको लेकर इसकी अवधि कम करने की जो बात है कई राज्यों ने सामने रखी थी। अभी आप जानते हैं कि जहां पर कंटेनमेंट जोन है वहां पर 28 दिन की अवधि रहती है, और 28 दिन पूरे होने पर यदि कोई केस फिर सामने आता है तो फिर वो अवधि बढ़ जाती है। तो अब ये कंटेनमेंट जोन की जो है इसको जो है कम करने की बात भी है। और दूसरा, कंटेनमेंट जोन के बाहर जो है जो दूसरे जोन्स हैं वहां पर जो है व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से छूट दे दी गई है। अभी आप जानते हैं कि 6 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। कई जगह पर जहां पर मामले हैं वहां पर एक दुकान लेफ्ट राइट करके जो प्रोसीजर एक निकाला गया उस तरह से है। सैलून्स पर भी आप जानते हैं हाल ही में खोली गई है। होटल रेस्टोरेंट जो है कई जगह खुले हैं, लेकिन टेक अवे ही अलाउड है वहां पर, यानी कि बैठ कर खाना नहीं खा सकते हैं। और धार्मिक स्थल आप जानते हैं कि पूरी तरह से बंद है। इस सब को लेकर जो ये नए आदेश हैं, नए गाइडलाइंस हैं अभी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि गाइडलाइंस जारी होंगी डिटेल तो और ज्यादा डिटेल सामने आएगी। ठीक है, लेकिन इतना है कि 3 फेजेज में बताया जा रहा है कि 3 फेजेज में जो है ये लॉकडाउन की बात सामने आ रही है खुलने की। तो ये इस सब को लेकर जो स्थिति बनी है वो सबके सामने है। फेज 1 में बताया जा रहा है कि ये जो रिलीजियस प्लेसेस की बात है, फेज 2 में स्कूल और ये कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी बात है। फेज 2 में ये जो है ये जुलाई में बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये यानी कि महत्वपूर्ण चीजें हैं। हालांकि कुछ गाइडलाइंस अभी पूर्ण रूप से आनी बाकी हैं, जिसके बाद पूरी तरीके से साफ हो पाएगा। खैर, बहुत शुक्रिया राकेश जी इस पर जानकारी देने के लिए। तो जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला राज्य सरकार का होगा। ये राज्य सरकारों को तय करना है कि आखिर स्कूल कैसे खोलना है, और साथ ही 1 जून से लेकर के 30 जून तक लॉकडाउन को लेकर के यहां पर जानकारी फिलहाल मिल रही है। कंटेनमेंट जोन में आगे पाबंदी जारी रहेगी और चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के अंदर राहत दी जाएगी, छूट दी जाएगी। और जैसे जैसे हमने देखा भी कि शुरुआत से लेकर के अभी तक के जितने भी चरण रहे हैं लॉकडाउन के, उसमें धीरे धीरे कुछ हद तक रियायत दी गई है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।